मीडियम स्कूल शाहगा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 ठेस पूरक पठन फणेश्वर नाथ रेणु लिखित भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि फणेश्वर नाथ रेणु जी ने सिंचन के बारे में हमें बताया है, सिंचन के स्वभाव के बारे में। सिंचन जाति का कारागिर है, सिंचन लेखक के घर काम के लिए आता है और किस तरह मजली भाभी उसे कहती है कि वो लालची है। सोने की मोहर वाली धोती उसे मिलने वाली, इसलिए वो काम कर रहा है। तो सिंचन ने मजली भाभी को जवाब दे दिया कि वह मोहर छाप वाली धोती के लिए नहीं, तो मानू जो है काकी की छोटी बेटी है, इसलिए वह ये काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है और सुंदर सी चीख बनाई जा रही थी। तो ये जब उसे जवाब दिया मजली बहुरानी को, मजली बहुरानी से उसने कहा कि अगर रेशमी कुर्ता भी उसको मिलता मुहर वाली धोती के साथ, अगर उसे रेशमी कुर्ता भी दिया जाता तो भी ऐसी चीज वह नहीं बना। इतने में क्या होता है, मजली भाभी जो है उसका मुंह लटक जाता है, वो उदास हो जाती है सिंचन की बात सुनकर। काकी ये सब कुछ देख रही है, लेखक की काकी, और लेखक की काकी उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है, फुसफुसाना धीरे धीरे बातें करना, और उसे कहती है कि मोहर छाप वाली धोती के लिए काम पे नहीं आया है सिंचन। वो तो विदाई का घर है, शादी का, और रोज अच्छी अच्छी चीजें बनेगी, मिठाई बनेगी, मुंगिया लड्डू बनेगी, और इसी के लालच में वह यहाँ पे आया हुआ है। तो सिंचन की कानों पर ये बात पड़ गई और सिंचन जो है उसने ध्यान नहीं दिया। तुम ध्यान क्यों देती हो, ऐसा काकी ने मजली भाभी से कहा। सिंचन अपने काम में व्यस्त है, उसे खाने पीने की तक फुर्सत नहीं है। वह अपने कामों में इतना व्यस्त है, इतना मग्न है कि उसे सूद न होना, होश न होना, उसे खाने की तक सूद नहीं। और फिर दूसरे दिन जब वो अपने काम में व्यस्त था, तो उसके पास में एक सूप पड़ा हुआ था। सूप में इसका मतलब लकड़ी का बना होता है, जो अनाज वगैरह साफ करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चूड़ा और एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ढेरा पड़ा हुआ था। अचानक से सिंचन की नजर उस ओर गई और उसकी नाक की भुएं जो है, उसकी नाक की रेखाएं जो उभर आई, नाक की रेखा उभर आया, उसे गुस्सा आया और उसने सोचा, और इतने में लेखक की नजर जो है उस पर पड़ गई कि सिंचन को सिर्फ चिवड़ा और गुड़ का ढेरा दिया गया है। लेखक भागते हुए रसोई में गए। माँ रसोई के कामों में व्यस्त थी। माँ से कहा कि आज कलेवा किसने दिया सिंचन को। कलेवा इसका मतलब है नाश्ता। तो उसको सिर्फ कलेवे में, नाश्ते में चिवड़ा और गुड़ दिया गया है। तो माँ ने मजली भाभी को आवाज दी और कहा, मजली सिंचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? इसका मतलब है उसको बूंदिया क्यों नहीं दी। मजली भाभी जो है जैसे ही उसने अपने सास की आवाज सुनी तो उसके माथे पर रेखाएं उभर आई, उसे गुस्सा आया और वह उठी और उसने मुट्ठी भर बूंदिया ली और सिंचन के सामने जो सूप पड़ा था उसमें फेंक दी। सिंचन ने देखा उसका मुंह जो है गुस्से से लाल हुआ था, परंतु उसने गुस्सा न दिखाते हुए बहुरानी से कहा, क्या बहुरानी, तुम इसी तरह अपने मैके से आई हुई मिठाई दोनों हाथों से बांटती हो? उसके मैके की बात की। मैके से जो मिठाई आती है इसी तरह फेंकती हो क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? ससुराल की मिठाई और मैके मिठाई बूंदिया इसी तरह फेंकती है जैसे वो फेंक कर गई। उसे अपमानित लगा सिंचन को, इसीलिए उसने ये ताना बहुरानी को दिया। तो बहुरानी जो है ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने कमरे में गई और रोने लगी। अभी रो रही है, काकी ने देखा सब कुछ, और काकी जो है वह अपनी जेठानी, इसका मतलब है लेखक की माँ के कान भरने के लिए चली और उसने कहा कि अगर तुम उसे मुंह लगाती हो, मुझसे बातचीत करती हो, उसे अपना बेटा समझती हो, तो वह सिर पर बैठ गया है, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत थी कि वो किसी के ससुराल की और नैयर की बात करता। नैयर इसका मतलब है मैका।
तो माँ ये बात सुनकर माँ भी जोश में आ जाती है और गुस्से से आवेश में आकर माँ बाहर आती है गुस्से से और सिरचन से बात करने लगती है और सिरचन से जोर से आवाज करके बोलती है कि तुम काम करने आए हो, अपने काम पर ध्यान दो, अपना काम करो। बहुओं के साथ तुम्हें बातकुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं। बातकुट्टी इसका मतलब बातें लड़ाना। बात लड़ाने की कोई जरूरत नहीं, अपना अपना काम करो। सिरचन का मुंह जो है लाल हो जाता है, उसे गुस्सा आता है और वो अपना काम करने लगता है। वो अपने काम में मग्न है और इतने में ये सारा कुछ जो है मानू देख रही है, सब कुछ जो हो रहा है। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, वो उसके लिए पान बनाकर थाल में सजाकर ले जा रही है। मानू भेज रही है किसी को, मेहमान आए हुए घर के परिवार वाले, खाना हो गया, उनके लिए वो पान भेज रही है। तो उसने एक पान का बीड़ा उसमें से उठाया और इधर उधर देखा और चुपचाप उसने सिरचन के हाथ में थमा दिया और सिरचन से कहती है कि जाने दो, कामकाज का घर है, सारे लोग काम में व्यस्त है, होता है। 5 किस्म के लोग हैं, बड़ा परिवार है, 5 तरह की बातें करेंगे। इसका मतलब है अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग हमारे घर में हैं, संयुक्त परिवार है, तुम इस बात पर ध्यान मत दो। तो सिरचन जो है वो मुस्कुराता है और पान का बीड़ा जो है मानू ने दिया है, उसकी छोटी बहन वो मानता है, वो अपने मुंह में डाल देता है। इतने में क्या होता है, काकी जो है, लेखक की काकी अपने कमरे में से बाहर निकलती और वो देखती है कि सिरचन जो है उसके मुंह में पान का बीड़ा है, पान खा रहा है। और पहले से ही काकी जो है वो सिरचन से कुछ कारणों के कारण, कई कारण है कि जनी बुनी रहती है। जनी बुनी इसका मतलब है जेलस फील करती है, जलन है उसे, द्वेष है, नफरत करती है सिरचन से, क्योंकि लेखक की माँ उसे प्यार करती है, उसे बुलाती है, भी उसे सहन नहीं होता अपनी जेठानी इसे ज्यादा महत्व देती है देखकर। तो वो उसे ताक रही है, देख रही है, घूर रही है। सिरचन के ध्यान में आता है कि काकी उसके पान खाने के तरीके को घूर रही है, तो वह काकी को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहता है, काकी तुम्हारे डिब्बी का गम कौवा जर्दा खिलाना जरा। गम कौवा जर्दा इसका मतलब है सुगंधित तंबाकू, और काकी हमेशा खिलाती है। तो काकी जैसे ही बात सुनती है, उसका गुस्सा जो है बस में नहीं रहता और वह सिरचन को बोल पड़ती। सिरचन से कहती है कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ को आग लगे, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम्हारी जीभ जो है जलकर खास हो जाए। क्या घर में ही ऐसे ही गम कौवा जर्दा और पान खाते हो क्या? तो उसकी घर की बात कह देती है और कहती है चटोर कहीं के। चटोर इसका मतलब है गाली देती है, स्वाद लोलुप, जीभ के स्वादी। तो चटोर कहने के बाद सिरचन का दिमाग घूमने लग जाता है और लेखक जो है इन बातों को सुन रहे हैं। लेखक जो है वो बिल्कुल काम का सत्यानाश हो गया। उनका जी जो है, लेखक का धड़कन बढ़ जाती है, घबराने लगता है उनका दिल, और वो कहते हैं अभी सत्यानाश हो गया काम का। और उसके हाथों में सुतली के फंदे हैं, वो बूंद रहा है, वो वैसे के वैसे अट जाते हैं, उसके हाथ थम जाते हैं और सिरचन जो है वो पान को मुंह में गोल गोल घुमाकर चबा रहा है। थोड़ी देर वो सोचता है और फिर उठता है और पिछवाड़े पान की पीठ थूकने के लिए जाता है, जो उसके मुंह में वो थूक कर आ जाता है, घर के पिछला हिस्सा, पिछवाड़ा। और फिर एक बार वो लटकी हुई चिक की ओर देखता है, निगाह डालता है अपनी सुरी और हसिया जो है, उसका सामान जो है वो झोले में डालता है, थैली में डालता है। थैला जो है, झोला जो है अपने कंधे पर लटकाता और सीधा घर निकल जाता है। मानो देखती रह जाती है, जैसे 7 तारों की चमक बंद पड़ गई हो। जो चिक की 7 तारे थे वो मंद पड़ गए, उनकी चमक जो है मंद पड़ गई है, धीमी पड़ गई हो, निराश हो गई, उदास हो गई। और मानो की माँ जो है उसकी उदासी दिल दूर करने के लिए उसे कहती है, दिल छोटा मत कर बेटी, जब मेला लगेगा तो गांव के मेले से मंगाकर तुझे भेज दूंगी। मानो को बहलाने की कोशिश करती है और लेखक जो है इधर सिरचन को बुलाने के लिए जाते हैं। लेखक सिरचन के घर पहुंचे हैं। लेखक ने देखा कि एक फटी हुई, टूटी हुई शतपाटी पर वह सोए हुए हैं, शीतल पाटी पर। तो फटी हुई शीतल पाटी क्यों उपयोग में लाता है, लेखक के समझ में नहीं आया। इतना बड़ा कलाकार है, खुद बना सकता है,
पर फटी हुई शीतल पाटियों पर वो सोया हुआ है। जैसे लेखक को देखता है तो वो कहता है बहुआ जी कान पकड़कर वो कहता है माफ कर दीजिए, अभी ये काम मुझसे नहीं हो। और उसे कहता है कि वो अपनी बेबी को, अपनी पत्नी को गाली देता है, ससुरी खुद चली गई और लड़कों और लड़कियों को भी लेके गई, जिसका मतलब है उसकी बीबी मर चुकी है, उसकी याद आ रही है उसे, इसीलिए वो लेटा हुआ उदास है। और बच्चे भी गुजर चुके हैं, इसीलिए उसके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं। इसीलिए वो कहता है कि आज मेरी ये दुर्दशा होती क्या, मैं खाने का लालची होता क्या, अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो क्या वो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाती क्या। तो ये हालत उसकी है और वह उस शीतल पाटियों पर, इसकी याद में वो शीतल पाटी आज भी अपनी बीबी के याद में उसने रखी है और उसकी कसम खाकर लेखक से कहता है अब मुझसे नहीं होगा। आपकी ही हवेली थी कि जिसमें मेरे काम की कदर होती थी, मुझे मान सम्मान मिलता था, मेरे कलाकारी के मान सम्मान आपके घर में होता था, पर आज उसका विश्वास टूट गया है उस घर से। अब क्या हुआ, तो उसका विश्वास टूटा है, उसके दिल को ठेस पहुंची, दर्द हुआ है, दुख हुआ है, उसको कलाकार है, तो आज उसके अंदर का कलाकार जागरूक हो उठा है और लेखक जान गए हैं कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है सिरचन के नहीं, और इसीलिए लेखक जो है वहां से चुपचाप लौट जाते हैं। लेखक उसे मनाने की कोशिश नहीं करते। मानू जो है उदास है, उसका चेहरा उतर गया है उदासी से, और बड़ी भाभी जो है उस अधूरी चीख को झालर लगाकर उसे संवारने का प्रयास कर रही है, और लेखक से रहा नहीं गया। लेखक ने कहा कि इसे भी चाची और मजदी भाभी की नजर ना लग जाए, और इस तरह उन्होंने अधूरी चीख को झालर लगाकर उसे संवारा, और मानू को छोड़ने के लिए लेखक की स्टेशन पर गए हुए हैं। मानू अधूरी चीख को अपने हाथ में समेटे हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और संभाल कर जतन से वो देख रहे हैं, उदासी से उसका चेहरा उदास है। लेखक ने मानू की ओर देखा और सिरचन की इस बात पर गुस्सा आया कि सिरचन ने काम अधूरा छोड़ दिया, और लेखक कहते हैं कि उनका मन भी चाची की तरह और मजली भाभी की तरह उसको कोसने को उनका मन उठा, उसे चटोर को कामचोर कहने के लिए, और लेखक का मन उसे कोस रहा है, सिरचन को और कामचोर कह रहा है। और इतने में गाड़ी आई और वह प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ गए, रेल में चढ़ गए। लेखक खिड़की से बाहर देख रहे, इतने में प्लेटफॉर्म पर भागते हुए एक ओझा लेकर सिरचन भागते हुए आ रहा है, और बउआ जी रुकिए कहकर उसने खिड़की के पास वो आया, और खिड़की के पास आकर उसे कहा जरा दरवाजा खोल दीजिए, मानू दीदी को एक बार देख ली। और उसके कंधे पर एक बोझ लटका हुआ था, और वह लेखक को दरवाजा खोलने, और उसने कहा कि मानू दीदी कहाँ है, एक बार देख ली। तो लेखक ने दरवाजा खोल दिया है। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू पहले से उदास है और सिरचन को जैसे ही देखती है तो वो कहती है सिरचन दादा, उदासी में वो उसको अपना भैया मानती है। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन हकलाते हुए कहा, उसे वह बक्सा जो है वह उतारा, और वह उसे मानू के पास रख दिया, और फिर उतरकर उसकी ओर देखा और कहा ये सब चीजें जो है वह चीजें है दीदी, और मानू दीदी से कहा कि सारी चीजें इसमें शीतल पाटी है, चीख है, एक जोड़ी आसनी कुश है, और गाड़ी चल पड़ी। तो सिरचन ने जो है मानू के लिए जो चीजें मांगी थी वह सारी बनाई अपने घर में, और एक झोले में उसे बांधकर वो स्टेशन पर लाया, और उसने चढ़कर मानू को दे दिया, और मानू दीदी को दे दिया। उसने अपना काम किया, और फिर मानू जो है ये सब वो बताने लगा खिड़की के बाहर से कि इसमें उसने 2 आसनी कुश भी रखे हुए थे मानू के लिए बैठने के लिए। तो फिर मानू जो है उसे अपने हिस्से निकालकर, पैसे निकालकर उस मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगे। सिरचन ने जीभ दाबकर दांतों में काटकर कहा, दोनों हाथ जोड़कर कहा माफ कर। मोहर छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया और मानू को सारी चीजें दे दी। मानू कुट-कुट कर रोने लगी, मानू की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और लेखक जो है उस झोले को खोलकर, बंडल को खोलकर देख रहे हैं। ऐसी कारीगरी थी, ऐसी बारीकाई थी
रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार लेखक ने देखा था। तो इस तरह उसने सारी चीजें बनाकर मानू को दे दी और वो भी बहुत सुंदर। तो सिरचंद ने अपना कर्तव्य निभाया, परंतु लोगों ने उसे समझने में गलती कर दी। तो हमें इस कहानी द्वारा ये सीख मिलती है कि हमें कलाकार का सम्मान करना चाहिए, उसकी कला का आदर करना चाहिए, उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए और कलाकारों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। यही सीख इस पाठ में से हमें मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में।